जय हिंद दोस्तों। आज सेकंड क्लास होने वाली है जो कि स्टैटिक जीके का जो मैंने क्लास स्टार्ट किया है पीडीएफ के थ्रू। तो इसमें महासागर का घटता हुआ क्रम देखेंगे, यानी ये जो एक ट्रिक है पैसा से, यानी पी से प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर, ये जो है क्रम है आपका घटता हुआ महासागरों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के किस भाग में नवपाषाण महापाषाण चरणों के बीच ओवरलैप में सबसे पहले लोहे की वस्तुएं दिखाई दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत में। पुरातत्व को तीन भागों में पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग तीन भागों में बांटा गया, जिसमें पाषाण युग और ताम्र युग को प्रागैतिहासिक काल कहा गया, जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे, और इसी में कांस्य युग में आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया, जिसमें लिखित साक्ष्य मिले थे लेकिन अपठनीय थे, यानी पढ़ने योग्य नहीं थे। कांस्य युग को ही हड़प्पा काल कहा गया और कांस्य युग को ही आयरन या लौह युग कहा गया। नेक्स्ट, पाषाण काल की बात करें तो पत्थरों के उपकरणों के आधार पर तीन भागों में इनको बांटा गया, ओल्ड स्टोन, मिडिल और यहाँ पे नवपाषाण काल, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण 5 लाख से 12,000 बीसी और मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000 बीसी, जिसमें छोटे पत्थरों से बने उपकरण मिले, और नवपाषाण काल नए पत्थरों के उपकरण मिले, जिसमें मिट्टी के बर्तनों का भी उपयोग हुआ था, और महापाषाण यानी बड़े बड़े पत्थर देखने को मिले थे। महापाषाण को ही लौह युग यानी दक्षिण भारत में जो मिला था लौह युग कहा गया, और जो टाइम पीरियड रहा इसका 1500 बीसी से 500 बीसी, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह युग के बारे में सत्य कथन क्या है? तो बड़े शहरों की स्थापना बड़े पैमाने पर अधिशेष के आधार पर हुई, सही कथन है। इस युग से जुड़ी चीनी मिट्टी का बर्तन चित्रित ग्रेवेयर था, हाँ ये भी सही है। और लौह युग के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कांस्य युग के दौरान हुआ था, तो यहाँ पे कांस्य युग हो जाएगा इसकी जगह पे, ठीक है। कांस्य युग सिंधु घाटी सभ्यता 2500 बीसी से 1750 बीसी टाइम पीरियड रहा। और मृदभांड की बात करें तो गैरिक मृदभांड गेरू रंग के बर्तन यानी ओकरे कलर के, और पीजीडब्ल्यू यानी पेंटेड ग्रेवेयर, और यहाँ पे अर्ली आयरन एज में ये एनबीडब्ल्यू यानी कि नॉर्थ ब्लैक जो वेयर थे, और उसके बाद एनबीपीडब्ल्यू जो है नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी ये लेट आयरन एज में टाइम पीरियड में रहा, जिसको बोलेंगे कि पीजीडब्ल्यू यानी चित्रित धूसर बर्तन यानी ताम्र युगीन सिंधु घाटी सभ्यता टाइम रहा पे। और उसके बाद पूर्व लौह युग जो है उत्तरी काले बर्तन थे, और उत्तरी काले पॉलिश्ड वाले बर्तन जो है उत्तरी लौह युग के थे, ठीक है, इनको ऐसे ध्यान रखेंगे और इनका ये जो क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने आगरा शहर की स्थापना की थी? तो लोधी वंश ने आगरा शहर की स्थापना की थी। लोधी वंश में सिकंदर लोधी द्वारा 1504 में कविताएं गुलरुखी नाम से लिखी गई। दोहरा गुंबद की वास्तुकला प्रचलित की गई। मोड़ की मस्जिद, और ये टाइम पीरियड रहा गुलाम वंश का 1206 से 90 एडी, और खिलजी वंश का 1290 से 1320 एडी, और तुगलक वंश 1320 से 1414 एडी, और सैयद वंश जो है 1414 से 1451, और लोधी वंश जो है 1451 से 1526 एडी तक रहा, ठीक है, इसको याद रखेंगे ऐसे। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में 40 का समूह क्या था? तो वे ज़्यादातर इल्तुतमिश के शक्तिशाली तुर्की गुलाम थे, जिन्होंने सुल्ताना रजिया की हत्या के बाद अंतराल में सत्ता संभाली थी, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 गुलाम या मामलुक वंश का संस्थापक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था किसका? इल्तुतमिश का, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम जो है इल्तुतमिश था, जिसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल की शुरुआत की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम जो है इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक रहा, जिसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल की शुरुआत की थी। और इक्ता की शुरुआत किसने किया? इल्तुतमिश ने ही किया था।
और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी पोलो खेलते हुए, यानी चौगान खेलते हुए हो गई थी मृत्यु। ठीक है। और तबाकत नासिरी मिन्हा से सिराज द्वारा रचित थी। और रजिया सुल्तान 1236 से 1240 4 साल अपने सभी भाइयों में सबसे योग्य थी। अल्तुनिया द्वारा भटिंडा में कैद किया गया था। बाद में रजिया और अल्तुनिया ने विवाह किया था। 1240 में लौटते समय कैथल यानी हरियाणा में खोकर जनजाति द्वारा मृत्यु हो गई थी। और बात करेंगे बलबन की, तो 1266 से 1287 चालीसा को समाप्त किया था। राजा की सत्ता को सर्वोत्तम रखा, जैसे सिजदा यानी सर झुकाना, पैबोस यानी पैर चूमना की प्रथा चलाई थी। किसने? बलबन ने। नेक्स्ट है कि वह कौन सा अभिन्न झिल्ली प्रोटीन है जो टेट्रामर बनाता है और कोशिकीय झिल्लियों में पानी और कुछ छोटे असंशोधित विलेय के प्रसार को सुगम बनाता है? तो एक्वा पोरिन्स होता है। सक्रिय परिवहन ऊर्जा इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे विसरण, डिफ्यूज़न। उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अणुओं की एक सहज गति ही डिफ्यूज़न कहलाती है, विसरण कहलाती है। रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होता है? गैस में ज़्यादा होता है, द्रव में, मतलब इनका क्रम सबसे ज़्यादा गैस में होता है, फिर द्रव में, फिर ठोस में। ठोस में डिफ्यूज़न यानी विसरण कम होता है। छोटे आकार के पदार्थों द्वारा यानी कि आयन अणु यानी CO2 ऑक्सीजन। सेलुलर गतिविधियों के कारण CO2 का उत्पादन होता है। बात करेंगे कि कोशिका के अंदर CO2 की सांद्रता अधिक होती है, CO2 की सांद्रता बाहरी वातावरण में। ठीक है, CO2 की जो सांद्रता होती है अंदर अधिक होती है बाहर के वातावरण के तुलना में। CO2 विसरण के माध्यम से कोशिका से बाहर निकलती है। परासरण यानी ऑस्मोसिस की बात करें तो उच्च निम्न अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, यानी कि सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, यानी विलेय प्लस विलायक मिलके विलयन होता है। और जैसे कि अल्प परासरी, अति परासरी और समपरासरी 3 टाइप के होते हैं, जिसमें अल्प परासरी में सिकुड़ जाती है, अति परासरी में फूल जाती है और समपरासरी यानी कि बराबर रहता है, जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट के इक्वल रहता है। और यहाँ पे अल्प परासरी में सॉल्यूट ज़्यादा रहता है, सॉल्वेंट कम होता है। अति परासरी में सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, यानी फूल जाता है। इनका फिगर इस टाइप से दे रखा है। और हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक का ये दे रखा है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा चित्र पदार्थ के 3 अवस्थाओं के अंतर रूपांतरण को सटीक रूप से दर्शाता है? तो इसमें ये वाला ऑप्शन जो है सटीक रूप से दर्शा रहा है, क्योंकि सॉलिड टू लिक्विड फ्यूज़न और लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन, और उसके बाद गैस टू सॉलिड यानी डिपोजिशन, यानी गैस है और उसको सॉलिड में चेंज कर दिया यानी ठोस हो गया तो डिपोजिट हो रहा है यानी डिपोजिशन, यानी यही वाला एक प्रोसेस सही है, बाकी सब में प्रोसेस सही नहीं है। और पदार्थ की अवस्थाएं ये दे रखा है। फिर उसके बाद ये फिगर्स हैं सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की। इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, यहाँ पे थोड़े दूरी पे होते हैं, इसमें बहुत दूर होते हैं। ठीक है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा उदासीन होता है। यह एक आयनिक गैस है, आयनित गैस है, जिसमें लगभग समान संख्या में सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज कण होते हैं। विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। ठीक है। नेक्स्ट, पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी बोसोन, कि जब कणों को लगभग 0 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन या माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे देते हैं तक ठंडा किया जाता है, जिससे वे एक एकल क्वांटम पदार्थ में एकत्रित हो जाते हैं, जो अपेक्षाकृत बड़े पैकेट में एक तरंग के रूप में कार्य करता है। ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे सब इम्पोर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं कि 1995 में एरिक कार्नेल और कानवाइज ने रूबिडियम के परमाणुओं की परम शून्य ताप पर ठंडा किया था, और इसने सोडियम के अणुओं को परम शून्य ताप पर ठंडा कर उसके बोसोन बनाए थे। किसने? वुल्फगांग केटेरले ने 1999 में। और यहाँ पे इसलिए
एरिक कार्नेल, कान वाइमन और विल्फ्रांक केटेले 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला था इन तीनों लोगों को। और ये क्रम है इसमें डिपोजिशन का, वाष्पीकरण का और पिघलना यानी मेल्टिंग का। गैस व्यवहार में एक रूपता प्रदर्शित करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र का घटक है। कौन अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का घटक है? तो होटल और रेस्टोरेंट। खनन यानी प्राथमिक होता है और जल आपूर्ति और बिजली ये द्वितीयक होता है। प्राथमिक क्षेत्र यानी सीधे तौर पर पर्यावरण पर निर्भर होता है प्राथमिक क्षेत्र होता है, जैसे कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन, ये सब इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है। संकेतित, ठीक है। अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है क्या? प्राथमिक क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र क्या होता है कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। लोहा, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि ब्लू कॉलर जॉब इसमें कह सकते हैं। और देश की रीढ़ की हड्डी होती है कौन सी? द्वितीय क्षेत्र। इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को देश की रीढ़ हड्डी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यह देश के औद्योगिकरण में मदद करता है, जैसे चीन। भारत में इसका समुचित विकास नहीं हुआ है, हम सीधे तृतीय क्षेत्र में पहुंच गए हैं। तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाएं का अध्ययन उत्पादन किया जाता है, जैसे बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि। ये सब क्या है? तृतीय क्षेत्र हैं। इसको वाइट कॉलर जॉब बोलते हैं। प्रकृति में यह सदैव अमूर्त है। नेक्स्ट, हमारी अर्थव्यवस्था में सर्वोच्च योगदान जो है तृतीय क्षेत्र का है। प्राथमिक क्षेत्र में अधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। जीडीपी में इसका योगदान सबसे कम है, 14.39% है। द्वितीय क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद यानी 31.46% का योगदान देता है। और तृतीय क्षेत्र में सबसे कम लोग कार्यरत हैं तथा सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान सबसे अधिक है यानी 54.15%। 2011 जनगणना के अनुसार यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक से, यानी ये प्राथमिक में 54.6% और जीडीपी 14.39 और द्वितीयक में 24.3% और ये जो है जीडीपी परसेंट जो है 31.46 और तृतीयक में 21.1% और 54.15% का क्रम रहा। नेक्स्ट है कि डैश को व्यक्तिगत निर्णय लेने वाली इकाइयों जैसे उपभोक्ता, संसाधन, मालिक और फर्मों के व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र को ही परिभाषित किया गया है, जिसमें मांग और आपूर्ति, समष्टि अर्थशास्त्र यानी राष्ट्रीय आय और बेरोजगारी, मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र और माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म अर्थशास्त्र, यानी ये दो टाइप के होते हैं। यानी समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक विक्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, उत्पादन, बेरोजगारी, ये सब होता है क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बात करें यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें होता है कि व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत इकाइयों और व्यक्तिगत उत्पाद का अध्ययन किया जाता है, यानी हर एक प्रति पर्सन का होता है, ठीक है। और जो है समष्टि अर्थशास्त्र यानी इसके जनक जो हैं जेम किन्स इंग्लैंड के हैं, धन का सामान्य सिद्धांत। और सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक जो हैं एडम स्मिथ हैं, अल्फ्रेड मार्शल भी हैं और इन्होंने बुक लिखा था द वेल्थ ऑफ नेशन। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक भी कहे जाते हैं एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में किसका शाब्दिक अनुमोदन बलराम, भारत और हस्तलक्षण दीपिका से प्राप्त होता है? तो कथकली। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे मोहिनी अट्टम एंड कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम सन 2000 में जोड़ा गया और इसके जनक गुरु शंकर देव हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिसी जो डांस है ये कहाँ का है? ओडिशा का है। मणिपुर का है और कथक जो है यूपी का है, ठीक है। इन सबको याद रखेंगे। कथकली में वेशम 5 होते हैं। व्यवहार माला यानी मोहिनी अट्टम ये लिखा इसने मंजा मंगलम नारायण नमूदरी ने, और जिसमें 5 हैं यानी पाचा, हरा, काठी, चाकू, थाड़ी, दाढ़ी और कारी, काला,
मिनुक्कू प्रभा या चमक। ठीक है। लोक नृत्य और उससे संबंधित राज्य का गलत संयोजन चुने, यानी धनगरी गाजा महाराष्ट्र का है, डांडिया रास गुजरात, ढोलू कुनिथा कर्नाटक और पाइका जो है केरल। ये गलत है क्योंकि पाइका जो है झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का है, केरल का नहीं है। ठीक है, तो यही क्रम गलत है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र ए कोहली बड़ा पाव लाना लेजी कही की तमाशा कर रही है, दफ़ा हो जा वरना मैं मौनी जो ढंग का नाटक करती है उसके पास चला जाऊंगा। यानी ये जो ट्रिक है, और इसके थ्रू, ये ट्रिक के थ्रू कोहली कोहली डांस, बड़ा पाव पोप डांस, लाना लावड़ी डांस या बैठा खींची, लेजी यानी लेजिम डांस, तमाशा यानी तमाशा डांस, डफा यानी गफा डांस, मौनी यानी मौनी डांस, उसको ढंका यानी ढांगरी डांस, नाटक यानी नाटक डांस। ठीक है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात की गोपियाँ डांडिया खेलने सीढ़ियों से मटक के पधार रही हैं। यानी गुजरात गरबा, फिर गोप रास, डांडिया रास, भवाई, टिप्पाणी, विंछोड़ो और फिर हूड़ो, फिर उसके बाद पधार, फिर सिद्धि, फिर धमाल, सिद्धि धमाल एक में ही है, फिर लास या लस्य भी बोल सकते हैं, फिर मटुकाड़ी। ये सारे डांस हैं। फिर गरबा नवरात्रि के दौरान आरती से पहले किया जाता है। फिर डांडिया आरती के बाद। यह नृत्य माता और महिषासुर के बीच में नकली दुर्गा लड़ाई को दर्शाता है। टिप्पाणी यानी चोखाड़ जिले में कोली और खाका जनजाति की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। हुड़ो यानी भारवाड़ जनजाति द्वारा गरड़िया समुदाय द्वारा प्रदर्शन। और पधार यानी मछुआरों समुदाय द्वारा पधार समुदाय द्वारा। और विंछूड़ो डांस, ये सब है। कर्नाटक की बात करें तो यश बोला कम कर साले, डाल भूत बनकर नाग मंडली लेकर सारी वीरता खत्म कर देगी। यक्षगान वोलक, फिर करगा, फिर विरगा से, फिर ढोलू कुनिथा, फिर कमसाले, फिर भूत आराधने, फिर नाग मंडल, ये सब क्या है, कर्नाटक की हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मतलब अन्य सभी राज्यों के डांसेस वगैरह सब याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम केरल की बात करेंगे। यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए दूसरों तक, जिससे इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू।